पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शादी के बाद विराज और कुहू एक साथ रहने लगते हैं। वही ऑफिस का एक एम्प्लॉय विराज का खूब मजाक उड़ाता है। तभी विराज उसे थप्पड़ मारता है और उसे बुरी तरह से बेइज्जत करता है। फिर एक दिन दादी के कहने पर विराज बेईमान ही सही लेकिन कुहू के साथ शिमला चला जाता है। लेकिन वहां पर झगड़ा होने के कारण विराज कुहू को अकेला ही छोड़कर चला जाता है। अब आगे। भगवान जी, इस अनजान जगह में मैं कहाँ पर जाऊंगी? सर जी और मैं जिस होटल में रुके थे मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। अब मैं क्या करूं? कैसे ढूंढूं उस होटल को? अब वो बहुत घबरा जाती है और वो अब यहाँ से वहां दर दर भटकने लगती है। वही विराज फ्लाइट में बैठकर शहर पहुंच जाता है पर वो अपनी मीटिंग्स में बिजी हो जाता है। ये सर जी बिना सच में, और एक सेल्फी तो मांगी थी मैंने उनसे। एक सेल्फी भी नहीं खींच सकते क्या वो मेरे साथ? और अब मुझे इस अनजान जगह पर अकेला छोड़कर गए हैं। एक बार भी नहीं सोचा कि अकेली मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कैसे निकल पाऊंगी यहाँ से मैं। फिर कुहू उस होटल को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो होटल उसे नहीं मिल पाता। फिर विराज जब शाम को अपनी सारी मीटिंग्स खत्म कर लेता है तभी उसे दादी का फोन आता है और वो दादी को बता देता है कि उसने गुस्से में कुहू को वहां पर शिमला में ही छोड़कर आया है। क्या? ओए खोतिया, पागल हो गया है क्या? अरे ये क्या कर दिया तूने? उस बेचारी लड़की को तो अनजान जगह पर अकेला छोड़कर आया है। अरे तुझे पता है ना कि वो लड़की कितनी भोली है। उसे उस नई जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है और तूने इतनी बड़ी भूल कर दी। अरे ऐसा कैसा गुस्सा है तेरा? लेकिन दादी, मैं तो वो। अब तेरा मैं तो तू तो बंद कर दे और जा जल्दी से उसे ढूंढ कर ला। और अगर तूने कुहू को यहाँ सही सलामत वापस नहीं लाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझा कि नहीं? इतना कहकर दादी कॉल कट कर देती है और विराज अब बहुत डर जाता है क्योंकि दादी के कहने से उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने कुहू को वहां अकेले छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये मैंने कुहू के साथ बहुत गलत किया है। गुस्से में आकर उसे वहां पर अकेला ही छोड़ दिया और यहाँ पर अपने काम में बिजी हो गया, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कुहू वहां पर अकेली कैसे रहेगी। नहीं, मुझे कैसे भी करके जल्दी से वहां पहुंचना होगा। फिर विराज फौरन अपने प्राइवेट चॉपर में बैठकर वहां से शिमला के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुहू भी अपनी होटल की तलाश करने लगती है। शिव मंदिर, हमारे होटल के पास में शिव मंदिर है। अगर मैंने लोगों से उसका पता पूछा तो मुझे होटल का पता भी मिल जाएगा। हाँ, यही करती हूँ मैं अब। फिर कुहू अब लोगों से पूछकर शिव मंदिर तक पहुंच जाती है और फिर वह उसके जरिए होटल भी पहुंच जाती है और होटल के गेट के बाहर ठंड में ठिठुरते हुए खड़ी रहती है। जय भोलेनाथ, शिव जी, आज आपके कारण मैं बच गई। अब मैं होटल के लोगों से पूछकर सर जी से बात कर लूंगी और सर जी मुझे लेने आ जाएंगे। तभी वहां पर विराज आता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है कुहू, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सर जी, आप आ गए? कुहू विराज को देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से उसके गले लग जाती है। कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? पता है मैं कितना घबरा गई थी और मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं ऐसे नहीं करूंगी। हाँ हाँ, इट्स ओके। अब दूर रहो, हम बाहर खड़े हैं। हाँ, पर आप सुबह से गए थे और अब रात में यहाँ पर आ गए हो। ऐसे कैसे? आप सच में मुझे छोड़कर गए थे क्या? हाँ कुहू, अब तुमने मुझे गुस्सा ही इतना दिलाया था तो मैं भी क्या करता। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। दादी ने कहा था, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। अब वापस चलो। फिर कुहू और विराज फिर से शहर चले जाते हैं
और घर पहुंचने के बाद दादी उन दोनों को भी समझाती है। विराज पुत्र, कुहू पुत्र, तुम दोनों इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? अरे अब तुम दोनों पति पत्नी हो, और अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझकर नहीं लोगे तो कौन लेगा? और अगर विराज का फोटो खींचने का मन नहीं है तो तू उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करना। और तू नालायक, झगड़े लड़ाई में अगर तूने आइंदा से अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा पोता है। इस बात को गांठ बांध ले। ठीक है दादी, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा। फिर एक दिन जब कुहू रसोई में काम कर रही होती है, तभी विराज वहां पर पानी पीने आता है और तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो कुहू पर गिर जाता है। हाय राम! सर जी उठ जाइए, मैं तो मर गई रे। सॉरी कुहू, वो मेरा पैर फिसल गया था, इसीलिए मैं तुम पर गिर गया। चलो अच्छा है, इसी बहाने आपके मुंह से सारी तो सुनने को मिला, वरना उस दिन आपने जो गलती कर दी उसके बाद एक सारी भी नहीं सुनने मिला मुझे। लेकिन आज पता चला आप इतने भी कमबख्त और खड़ूस नहीं हो जितना कि मैं आपको समझती हूँ। बस ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश भी मत करो मेरे साथ। फ्रैंक? ये तो किसी अंग्रेजी मिठाई का नाम लग रहा है। ओफो, छोड़ो और जो कर रही हो वही काम करो। फिर विराज वहां से चला जाता है। फिर एक दिन जब कुहू को पता चलता है कि किशोर भैया विराज को टिफिन देना भूल गए हैं, तभी वो उसे टिफिन देने ऑफिस पहुंचती है। सर जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? अरे कुहू, तुम यहाँ पर? जी हाँ, फर्क बस इतना है कि पहले मैं यहाँ आपकी कंपनी में काम मांगने आई थी और अब मैं यहाँ पर आपकी बीवी बनकर आई हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। वो किशोर भैया आपको टिफिन देना भूल गए थे ना, इसीलिए ये टिफिन आज आपको मैं ही देने आई। ओ गॉड कुहू, एक टिफिन के लिए तुम यहाँ पर आई हो? हाँ। क्यों, आपको ये टिफिन कुछ और लग रहा है क्या? कहीं आपकी आंखों में धूल मिट्टी तो नहीं जम गई ना? तुम सच में पागल खाने से ही छूट कर आई हो। खैर, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये शादी सिर्फ एक सौदे की शादी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसीलिए मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। यू गेट दैट? ठीक है बाबा, ठीक है, जानती हो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन खाने के मामले में क्या बीवी और क्या नौकरानी। अरे आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, किसी रोबोट की तरह बस इस लैपटॉप में टप 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 करते रहते हैं, और ऐसे में अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर होगा ना। इसीलिए मैं खाना लेकर आ गई, और कुछ नहीं। अब लीजिए, रख कर जा रही हूँ, ये टिफिन पूरा खत्म करके ही वापस लाना। इतना कहकर कुहू वहां से चली जाती है, जाने अनजाने में ही सही। लेकिन उसके जाने के बाद विराज टिफिन को देखकर कहता है, कुहू चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो मेरा और दादी का बहुत ख्याल रखती है। सच में दिल की बहुत सच्ची और अच्छी लड़की है ये। फिर एक रोज जब कुहू 2 से 3 दिनों के लिए अपने मायके में माँ अनुप्रिया के पास रहने जाती है, तभी विराज बार बार उसे फोन करता है। क्या बात है सर जी, आज आपकी मीटिंग नहीं है क्या, जो बार बार मुझे आप फोन किए जा रहे हो? आपको मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा क्या? अब क्या करूं, तुम्हारी चिक चिक की आदत जो हो गई है मुझे, इसीलिए मैंने फोन किया। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो आप, है ना? वैसे कैसी है तुम्हारी माँ की तबीयत, और डॉक्टर ने क्या कहा? बस अभी 10-15 दिनों में ऑपरेशन होने वाला है, और डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि ऑपरेशन सफल ही होगा और माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो अच्छा है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये सब आपकी ही बदौलत है सर जी, अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं अपनी माँ का इलाज करा पाती भी या नहीं।
आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस बाबा बस, और कितनी बार धन्यवाद कहोगे? अच्छा, आज मैं मीटिंग खत्म करके तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है सर जी, चलेगा, आ जाइए, माँ भी आपसे मिलना चाहती है। फिर ऑफिस खत्म होने के बाद विराज कुहू की माँ से मिलने जाता है और उनके साथ बहुत अच्छा समय भी बिताता है। और जब तक कुहू अपने मायके में रहती है, तब तक ना तो विराज का और ना ही कुहू का एक दूसरे के बगैर मन लगता है। ये सब क्या हो रहा है मुझे? मैं तो कितनी जल्दी सो जाता था, लेकिन आज जब यहाँ पर कुहू नहीं है तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। उसके साथ मेरा तो एक अलग ही लगाव जुड़ गया है। सर जी सो गए होंगे ना? सो ही गए होंगे। एक मैं ही पागल हूँ जो इतनी देर रात तक उनके बारे में सोच रही हूँ। जब से यहाँ पर आई हूँ हर वक्त बस उनकी ही याद आती है मुझे। पता नहीं मेरे अंदर ये सब क्या चल रहा है। विराज और कुहू के दिल अब धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात की खबर भी नहीं थी कि उनके बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। वही अब वो एम्प्लॉय जिसे विराज ने कंपनी में सबके सामने थप्पड़ मारा था, वो अब बदला लेने के लिए बेताब होता है। और ऐसे ही एक दिन, हाँ दादी, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो आपको और कुहू को आपकी सहेली के घर तक छोड़ देगा और अभी कुछ ही देर में वो वहां पर गाड़ी लेकर पहुंच भी जाएगा। विराज की ये बातें वो एम्प्लॉय ऑफिस के बाहर से सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब इसकी दादी और वो कुहू बाहर जा रहे हैं। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगर तू विराज बिरला है तो मैं भी रोहन शेखावत हूँ। मेरा नाम तो तेरे जितना बड़ा नहीं है, लेकिन बदला लेने में मैं बहुत माहिर हूँ। और तूने तो मेरी सबके सामने बेइज्जती की है, और अब मैं तेरी कमजोरी यानी तेरी दादी और तेरी 2 कौड़ी की बीवी कुहू पर हमला करूंगा। तू बस अब देखते ही जा कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर रोहन बिरला मेंशन पहुंचता है और वो फटाफट गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर देता है। अब आएगा मजा जब वो बुढ़िया और वो नौकरानी इस गाड़ी में बैठेंगे। सहेली से मिलने जा रहे थे ना, लेकिन मैं तो उन्हें सीधे भगवान के पास ही पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैंने इस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं। इन दोनों की मौत से विराज पूरी तरह टूट जाएगा और फिर होगी उसकी बर्बादी। फिर दादी और कुहू गाड़ी में बैठकर चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी का ब्रेक ना लगने के कारण ड्राइवर बहुत घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या? कार का तो ब्रेक ही नहीं लग रहा। लगता है इसके ब्रेक फेल हो गए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे लखन, ये तो क्या बोल रहा है? ब्रेक फेल हो गए? अब क्या होगा? हे माता रानी, रक्षा करो। ड्राइवर लखन बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगते और कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है और उन तीनों का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। उधर दूसरी तरफ विराज कुहू को फोन लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका फोन बंद आता है। ये क्या? कुहू का फोन बंद कैसे आ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता। फिर आज कैसे हो गया? मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या कुहू और दादी की जान बच पाएगी? ये कहानी गुजरेगी कई अनदेखे और चौंका देने वाले मोड़ से। इसीलिए इस कहानी का अगला भाग भूल कर भी देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सोनाली बहुत ही मस्तीखोर होती है। वो हमेशा दूसरों को उल्लू बनाया करती है। एक दिन वो अपनी हिटलर सास से परेशान होकर उसे भी उल्लू बनाने का तय करती है। आ गई तू बाहर से डोल के, चल अब जाकर जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला, वरना मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगी मैं, बेअकल कहीं की।
लेकिन माँ जी, मैं आज से कोई काम नहीं करूंगी। सारे काम आप ही करोगी और इसी में आपकी भलाई है। क्या? ये बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं माँ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रही हो। ये देखिए, मैंने ये महाप्रसाद लाया है आपके लिए। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि अगर एक सास अपनी बहू की 10 दिनों तक निरंतर सेवा करेगी तो वो धनवान बन जाएगी और साथ ही उसके जीवन में सुख शांति भी बनी रहेगी। अपनी बहू से ये बात सुनकर रंजिता एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या? सच बहू? हाँ माँ जी, 100% सच है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये प्रसाद खाइए और लग जाइए मेरी सेवा में, तभी जाकर आप धनवान बनोगी। हाँ बहू, ठीक है, मैं सब कुछ करूंगी। तू बस मुझे बता दे कि मुझे क्या क्या करना है। हाँ माँ जी, खाना पीना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े धोना, हर एक काम आप ही करोगी माँ जी। और हाँ, दोपहर के खाने के बाद में मेरे पैरों की थोड़ी मालिश भी कर देना। फिर शाम में मेरे लिए चाय के साथ साथ थाली पीठ भी बनाना। वो तो आप बड़ा ही अच्छा बनाती हो माँ जी। ठीक है बहू, जैसा तू कहे। रंजिता अब अपनी बहू की सेवा में लग जाती है और उसकी हर बात मानने लगती है। और जब अभय ये सब देखता है तभी, सोनाली, अरे तुम इतनी नालायक कैसे हो सकती हो? मेरी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे उल्लू के पट्टे, ये मुझसे कोई काम नहीं करवा रही, बल्कि मैं ही अपने मन से उसकी सेवा कर रही हूँ। वो क्या है ना। फिर रंजिता अभय को सारी बातें बताती है। क्या? अरे माँ, आपका दिमाग सच में सटिया गया है। ये सब अंधविश्वास होता है। इन सब में विश्वास मत कीजिए माँ, और अभी के अभी जाकर आप आराम कीजिए। सोनाली, चलो तुम जाकर काम करो। लेकिन अभय। अभय, सोनाली बहू कोई काम नहीं करेगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम्हें? अपनी माँ के आगे अभय भी कुछ नहीं बोल पाता। और इन सब के चलते सोनाली के तो मजे ही मजे होते हैं। वाह, क्या उल्लू बनाया है मैंने अपनी सास को। काश मैं ये मेरी सारी लाइफ के लिए कर पाती। खैर, इसी में एंजॉय कर लेती हूँ। फिर एक रोज सोनाली को अपनी सहेलियों के साथ क्लब जाना होता है। तभी उसे ड्रेस खरीदने के लिए और क्लब में जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अभय, वो दरअसल मायके में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और मेरे छोटे भाई संकल्प की सैलरी भी अभी तक नहीं आई है। इसीलिए मुझे तुमसे थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे, इतनी सी बात, ये लो। ये तो बहुत ही कम है अभय, और ज्यादा दो ना। आजकल दवाइयाँ भी कितनी महंगी हो गई है, तुम्हें तो पता ही है ना। ठीक है सोनाली, ये लो। थैंक यू सो मच अभय। इस तरह सोनाली अपने पति को उल्लू बनाकर उन पैसों से एक छोटी ड्रेस खरीदती है और सहेलियों के संग क्लब में जाकर धूम मचाती है। फिर 2 दिन बाद, सोनाली, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मैं सोच रहा था कि हम दोनों कल उन्हें साथ में मिलने जाते हैं। कल मेरी ऑफिस की छुट्टी भी है ना, इसीलिए। हाँ, अरे नहीं अभय, हम वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों सोनाली? अरे बाबा, माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो बस बिस्तर पर ही आराम करती रहती है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकती। इसलिए जब माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तभी हम उनके पास जाएंगे। ठीक है सोनाली, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हेल्प लगे तो मुझे जरूर बताना। हाँ भाई, थैंक यू। अब सोनाली ऐसे ही हर किसी को उल्लू बना बनाकर या तो अपना फायदा कराती है या फिर अपना मनोरंजन। एक दिन जब वो पार्लर जाती है तभी अचानक से
वो वहां पर बवाल कर देती है। अरे नहीं, मेरी पर्स खाली कैसे हो गई? यहाँ पर आते समय तो मैंने अपनी पर्स में कितना सारा सामान रखा था। और तो और, मेरे पर्स में पूरे 15,000 रुपए थे। लीजा, तुम इस पार्लर की ओनर हो ना? तो तुम ही बताओ, मेरी पर्स में से सारा सामान कैसे चोरी हो गया? मैंने तो मेरी पर्स यहीं पर रखी थी। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चेकिंग करवाती हूँ। रोजी, जाकर चेकिंग करो सबकी। सबकी चेकिंग होती है, लेकिन किसी के पास उसका सामान नहीं मिलता। अरे, ऐसे कैसे किसी के पास कुछ भी नहीं मिला? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे पार्लर में आने के बाद ही मेरा सारा सामान चोरी हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा चेक करो, तभी सब कुछ पता चलेगा। सॉरी मैडम, वो एक्चुअली हमारे सीसीटीवी कैमरास बंद है। क्या? अरे ऐसा कैसा सड़ा हुआ पार्लर है तुम्हारा? अब तुम्हारे पार्लर में मेरा इतना नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। मुझे 15,000 में जितनी फैसिलिटीज मिलेगी वो सब चाहिए। मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल्स, आईब्रोज, फिर चाहे उसमें जो भी हो। अब तो मैं मेरे 15,000 ऐसे ही वसूलूंगी, वरना ना चाहते हुए भी मुझे पुलिस को बुलाना होगा, जिसके बाद तुम्हारा पार्लर खतरे में पड़ सकता है। लेकिन सोनाली मैडम, ठीक है, फिर तो मैं पुलिस के पास तुम्हारी ही कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी। फिर वहीं पर जाकर तुम लेकिन वेकिन करते बैठना। अरे नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। मैंने आपको मना थोड़ी ना किया है, मैं आपकी सारी भरपाई कर दूंगी। ये हुई ना बात। मुझे पहले से ही पता था कि इस पार्लर के सीसीटीवी कैमरास बंद है और मैं घर से ही खाली पर्स लेकर आई थी ताकि 15,000 में मुफ्त की ट्रीटमेंट ले सकूं। और इस तरह एक बार फिर सोनाली उल्लू बनाकर ये बाजी भी जीत जाती है। फिर कुछ दिनों बाद में वो मोहल्ले वालों को निशाने पे धरने का प्लान बनाती है। अरे तुम्हें पता है क्या, मैंने कल रात को हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल को देखा और उसने मुझे कहा कि अगर आज से किसी ने रात में अपने घर के बाहर कीमती सामान और कुछ पैसे नहीं रखे तो मैं उस इंसान को और इस इंसान से जुड़े लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर तो मैं बहुत ही डर गई यार। क्या? ये तो क्या कह रही है सोनाली? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी टेंशन वाली बात है। हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल का साया है। हमें तो अभी बचकर ही रहना होगा और साथ ही रोजाना रात में घर के बाहर कुछ ना कुछ कीमती सामान रखना होगा। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। और जिसने भी ऐसा नहीं किया उसकी तो शामत ही आएगी, ऐसा वो भयानक चुड़ैल कह रही थी। देखो, ये बात तुम लोगों को बताते समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ सोनाली, ये सब सच होता है। मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। अरे कुछ सच वच नहीं होता है, ये सब दकियानुसी बातें हैं। अरे नहीं ऐश्वर्या, मेरा यकीन मानो, कल रात मेरा उस चुड़ैल से सामना हुआ है और उसी ने मुझे ये सब कहा है। अरे तुम पी के आई हो क्या सोनाली? ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता। गाइज, चिल करो और बत्ती बुझाकर सो जाओ। ऐश्वर्या सोनाली की बात को मानती ही नहीं और वो वहां से चली जाती है। फिर रात में सारे मोहल्ले वाले अपने अपने घर के बाहर कुछ ना कुछ कीमती सामान और थोड़े बहुत पैसे रख देते हैं और फिर देर रात में सोनाली चुपके से बाहर आकर वो सब अपने पास रख लेती है। मैंने सबको कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया। ये चुड़ैल तो असल में है, लेकिन वो चुड़ैल तो मैं ही हूँ। सबको उल्लू बनाकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। लेकिन ये ऐश्वर्या की बच्ची, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। तो अब देखती ही रहे ऐश्वर्या कि कैसे मैं तुझे और तेरे परिवार को सबक सिखाती हूँ। फिर अगले सुबह सोनाली चुपके से ऐश्वर्या के किचन की खिड़की के पास जाकर
उसके घर के खाने में पेट खराब होने की दवाई मिलाती है, जिसके बाद ऐश्वर्या और उसका पूरा परिवार बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। अरे यार, वो सोनाली सही कह रही थी। मैंने चुड़ैल के लिए कुछ भी नहीं रखा, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। देखा ना ऐश्वर्या, हमने तुझे पहले ही बोला था, लेकिन तूने किसी की भी बात नहीं मानी। और नहीं तो क्या, ये सब उसी की सजा है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन एक रात मोहल्ले में रहने वाली रेशमा को नींद ही नहीं आती और वो अपनी खिड़की से देखती है कि बाहर रखा हुआ सारा सामान सोनाली लेकर जा रही है। और उसे देखकर वो पूरी बात समझ जाती है कि सोनाली ने सबको उल्लू बनाया है। फिर अगले दिन ये बात जाकर वह सबको बताती है। क्या? ये तू क्या कह रही है? अरे हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोनाली ने हमें उल्लू बनाया है। वो चुड़ैल कोई और नहीं है, बल्कि सोनाली ही है। सत्यानाश हो उस सोनाली का। अब देखना कैसे हम लोग उसे उसी के अंदाज में सबक सिखाते हैं। हम भी उसे अब उल्लू बनाएंगे। लेकिन कैसे? फिर वो तीनों मिलकर प्लान बनाती है और अगले दिन वो एकदम अमीरों की तरह बन ठन के सोनाली के घर पर चली जाती है। और उन्हें देखकर सोनाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या? तुम तीनों अचानक से इतने कैसे बदल गए? तुम तीनों के कपड़े कितने महंगे हैं, और तुम्हारे जूते भी। तुम तीनों का स्टाइल तो काफी चेंज हो गया है। अब क्या करे सोनाली, अमीर होने के बाद तो बदलना ही पड़ता है ना। अब हमारा लेवल एकदम हाई हो गया है, एकदम हमारी ये 3 लाख की हिल्स की तरह। यस डार्लिंग, लेकिन इतने सारे पैसे तुम तीनों के पास कैसे आ गए? हमने एक जगह पर पैसे लगाए थे। वो काफी अच्छी स्कीम थी, जहाँ पैसे लगाने पर आपको दुगना तिगुना या चौगुना मुनाफा हो सकता है। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। हमें तो 4 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। क्या तू सच कह रही है? मुझे भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, और तुम तीनों की तरह मुझे भी बहुत अमीर बनना है। जल्दी बताओ ना, आखिर कौन सी स्कीम है वो? फिर वो तीनों सोनाली को एक आदमी से मिलाती है और सोनाली उस आदमी को पूरे 2 लाख रुपए देती है, जिसके बाद वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। और जब सोनाली को ये पता चलता है तब वो रोने लगती है। अरे यार, तुम तीनों ने कहा था कि मैं भी अमीर बन जाऊंगी, लेकिन वो आदमी तो पैसे लेकर भाग गया। अब क्या पता सोनाली, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ सोनाली, हमें तो 4 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। लगता है तूने किसी गलत आदमी को पैसे दिए थे। नहीं दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। सबको उल्लू बनाते बनाते आज मैं खुद ही उल्लू बन गई हूँ। अब मैं आइंदा से किसी को भी उल्लू नहीं बनाऊंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको उल्लू बनाया था। मुझे कोई भी बाबा नहीं मिले थे। वो सब मैंने अपने मन से बोला था, ताकि आप मेरी सेवा कर सको। क्या? हाँ माँ जी, और अब है, मैंने वो पैसे माँ के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मांगे थे, ताकि मैं क्लब जाकर मजे कर सकूं। और मैंने मोहल्ले वालों से भी झूठ बोला था। मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। मैं ही सबका सामान लेती थी रात में, और ऐश्वर्या के घर के खाने में पेट खराब होने की दवाई भी मैंने ही मिलाई थी। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए आज मेरे साथ भगवान जी ने भी वैसा ही किया है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। सोनाली बहुत रोती है। तभी वो तीनों उसे सारा सच बताती है कि इस बार उन्होंने उसे उल्लू बनाया है। क्या? तुम तीनों ने मुझे उल्लू बनाया? हाँ सोनाली, हमें तुम्हें बस अपनी गलती का एहसास दिलाना था, इसीलिए हमने ये सब किया।
और वो बैग्स, जूते और कपड़े, वो सब एकदम चीप क्वालिटी के थे, जो कि हमने अमीर दिखने के लिए पहने थे। तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है सोनाली। अगर हम चाहते तो तुम्हें फौरन पुलिस के पास भेज देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अरे कल मुही, तूने मेरे और अभय के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम दोनों तुझे माफ कर रहे हैं, क्योंकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पर अगर आइंदा से तुमने किसी को उल्लू बनाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं अभय, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से सोनाली अपने कान पकड़ लेती है और वो किसी को भी उल्लू नहीं बनाती। शोभा एक बहुत ही सुंदर और अमीर औरत होती है, लेकिन उसकी बेटी अवनी काली होती है। वही उसका बेटा कपिल गोरा होता है। अवनी के कालेपन को देखकर शोभा को बहुत गुस्सा आता रहता है। अवनी, अभी तो तू बड़ी हो चुकी है, उसके बावजूद भी तेरा रंग कैसे नहीं बदला? मुझे तो लगता था कि बड़े होने पर तू गोरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ, अब मैं क्या करूं? आप जो भी बोलती हो मैं वो सब करती हूँ, उसके बाद भी मेरा रंग वैसे का वैसा ही रहता है। तू एक काम कर, आज अपने चेहरे पर ये लेप लगा। ये तेरी दूर की बुआ जी ने बताया हुआ लेप है और ये बहुत असरदार है। ठीक है माँ, लगाती हूँ मैं इसे। फिर अवनी उस लेप को लगाती है, लेकिन उसकी माँ के बताए गए लाख पैतरों के बाद भी उसका रंग काला का काला ही रहता है। थोड़े समय बाद अवनी के बड़े भाई की शादी होती है, जिसके बाद घर में बहू रानी मेघना आती है। देख अवनी, तेरी मेघना भाभी कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है, और तू? कपिल दिखने में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसे मेघना जैसी सुंदर और गोरी बहू मिली। अगर तूने भी अपने रंग को नहीं निखारा तो तुझे कोई नहीं पूछेगा। हाँ माँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। समझती ही रहे बस तू, लेकिन उनके उपाय मत ढूंढ। अरे जरा जिम जाया कर, पसीना बहाने से भी चेहरे पर ग्लो आता है। ओफो माँ जी, क्या आप भी ये कैसी बातें करती हो? इस सब से कुछ नहीं होता। बचपन से लेकर अब तक अवनी का रंग नहीं बदला, तो अब कैसे बदलेगा? और क्या हुआ अगर ये काली है तो? इसे कोई ना कोई अच्छा लड़का तो जरूर मिलेगा। नहीं मेघना बहू, तुम एक लड़की हो, इसीलिए हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन एक लड़के के लिए मैं बहुत सोचूंगी। मुझे अपनी बराबरी का अमीर और हैंडसम लड़का चाहिए। मेरी इज्जत पर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। अवनी को देखने के लिए कई सारे लड़के आते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रिजेक्ट करके ही चला जाता है। एक दिन जब मेघना का छोटा भाई श्लोक मेघना के ससुराल आता है, तभी हेलो अवनी, कैसी हो तुम? मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ श्लोक? बस ऑल गुड। अरे श्लोक, अवनी के लिए अगर कोई अमीर लड़का होगा तो प्लीज देखना, इसकी शादी करानी है। माँ जी की जिद है कि वो किसी अमीर लड़के से ही उसकी शादी कराएगी। हाँ श्लोक, मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ के रोज रोज के ताने सुनकर। अब बस मुझे भी शादी करके चले जाना है यहाँ से। तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी भगा कर ले जाऊँ क्या? क्या बोलती हो? ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि माँ के टर्म्स एंड कंडीशंस में तुम नहीं बैठते। उन्हें एक अमीर लड़का चाहिए। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर तो मुश्किल है। हंसू या रो, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में। अवनी के लिए जो भी रिश्ता आता है वो जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। ये देखकर शोभा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं कौन से पनौती भरे समय में पैदा हुई थी ये काली कलूटी। इस उम्र में तो सारी लड़कियां का ब्याह हो भी जाता है, और एक ये है जो अभी तक ऐसी ही पड़ी है अपने मायके में सड़ते हुए। माँ, मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे जानबूझकर थोड़ी ना कर रही हूँ। अवनी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। आप खामोखा इस पर चिल्ला रही हो। अगर इसका रंग काला है तो इसमें इसका क्या दोष? फिर मेघना अवनी को सांत्वना देती है। फिर एक दिन अचानक से एक अमीर घराने का लड़का यश के साथ अवनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। ठीक है फिर शोभा जी, रिश्ता पक्का हुआ। जी जी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पंडित जी से पूछकर शादी का शुभ मुहूर्त भी तय किया जाता है और शोभा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह माँ जी, आज पहली बार मैंने आपके हाथ का बना कुछ खा रही हूँ। ये लड्डू तो बहुत ही टेस्टी है। आखिर बात क्या है? अरे बहू, बात ही ऐसी है, मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। सच में? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है माँ। फाइनली हमारी चिड़िया अब उड़ने वाली है और इस आंगन को सूना करने वाली है। हाँ कपिल बेटा, मेरी तो बस यही तमन्ना थी कि मेरी बेटी का रिश्ता हमारी तरह एक अमीर लड़के से ही हो, और वही हुआ। मेघना देखती है कि अवनी अभी भी नाखुश सी है। अवनी, क्या हुआ? इस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो क्या? और वैसे भी यश कितना अच्छा और अमीर लड़का है। हाँ भाभी, मैं खुश तो हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्यों अवनी? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? भाभी, आज तक जितने भी लड़के मुझे देखने आए थे सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर यश ने क्यों नहीं किया? अवनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो बाहर सबके साथ मिलकर खाना खाओ। फिर 2 दिन बाद मेघना और अवनी शॉपिंग करने चली जाती है। तभी वो दोनों यश को एक लड़की के साथ एक रोमांटिक डेट करते हुए देख लेती है और उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। यश और वो लड़की दोनों शराब पी रहे होते हैं। फिर मेघना यश को जाकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुमने बहुत गलत किया है यश। छी, तुम इतने घटिया हो सकते हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे ओ काली कोयली, इतना इशू क्यों बना रही हो? तुम्हारी माँ को तो सब कुछ पता है मेरे बारे में कि मैं कितना लड़कीबाज और शराबी हूँ। क्या? ये बात जानकर मेघना और अवनी दोनों हैरान रह जाती है और घर जाकर शोभा को सारी बातें बताती है। माँ जी, आप जानती भी है क्या कि आप कितना गलत कदम उठा रही थी? आपको सारी सच्चाई पता थी और उसके बावजूद भी आप अपनी बेटी को उस शैतान के पास भेज रही थी। हाँ, भेज रही थी मैं, क्योंकि वो लोग अमीर है और दिखने में भी सुंदर है। मेरी बेटी वहां पर खुश रहेगी, उसे जो भी चाहिए वो सब मिलेगा वहां पर। दिन भर वो 10 जगह पर मुंह मारेगा, लेकिन रात को लौटकर तो अपनी बीवी के पास ही आएगा ना। बस कीजिए माँ, और कितना गिरेगी आप? चाहे आप लाख कोशिश कर लो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अवनी बिल्कुल सही कह रही है माँ। अगर वो वहां पर सुखी ही नहीं रहेगी तो क्या फायदा उन पैसों का? तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो ये सब कर रही हूँ। किसी ना किसी उद्देश्य से ही कर रही हूँ मैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं माँ जी कि आपका क्या उद्देश्य है। यश के साथ शादी करने के लिए अवनी इनकार कर देती है और वो रिश्ता भी जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। इस सब से शोभा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एक दिन जब घर में मेघना का जन्मदिन होता है तब वहां पर सभी लोग मौजूद होते हैं। भाभी, डेकोरेशन कैसा बना है? मैंने अपने हाथों से किया है। अरे वाह अवनी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया है तुमने। थैंक यू सो मच अवनी। अरे अवनी, तुम्हें तो डेकोरेशन के ऑर्डर्स लेने चाहिए। वैसे इतना बुरा डेकोरेशन भी नहीं करती तुम। सभी हंसने लगते हैं
ये देख शोभा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अवनी को साइड में ले जाकर कहती है, हाल ही में तेरा रिश्ता टूटा है, लेकिन फिर भी तू हंस रही है, खुशियां मना रही है। अरे काली पनौती, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? माँ, अगर मैं खुश हूं तो उसमें कौन सी बुराई है? मेरा रिश्ता टूटा है, वो भी ऐसा रिश्ता जो इतना गलत था। किसी की मौत थोड़ी ना हुई है जो मैं मातंग मनाऊं। देख देख, अपनी भाभी के साथ रह रहकर कितना उल्टा बोलना सीख गई है तू। बोलूंगी मैं, गलत जगह पर उल्टा जवाब देना ही पड़ता है माँ। शोभा को अवनी का उल्टा जवाब सहन नहीं होता और वो उसे एक थप्पड़ लगाती है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे काली करमजली, शादी की उम्र हो गई है तेरी और तुझे कोई भी लड़का नहीं मिल रहा, फिर भी तुझे कोई गम या पछतावा नहीं है। बस बस शोभा आंटी, अपनी बेटी से ऐसे कौन बात करता है? सारे मेहमान मौजूद है यहाँ पर। तुम बीच में मुंह मत घुसाओ, ये मेरी और मेरी बेटी के बीच की बात है। बस बहुत हो गया अब मैं अवनी को यहाँ रहने नहीं दूंगा। आपको इसकी शादी ही करानी है ना, तो मैं इसके साथ शादी करूंगा। हाँ, मैं इसे अपने साथ बीवी बनाकर लेकर जाऊंगा। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मेरी बेटी की शादी एक अमीर घराने के लड़के से करानी है जो मुझसे भी ऊपर के दर्जे वाला अमीर हो। शोभा आंटी, मैं भी किसी गरीब घराने से नहीं हूं, मैं एक अमीर घराने का ही लड़का हूं और इसीलिए आपने मेरी दीदी की शादी कपिल जीजू से कराई है। और रही बात पैसों की, तो प्यार और रिश्ते पैसों से नहीं तोले जाते। हाँ माँ जी, श्लोक बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन श्लोक, तुम इस फैसले को लेकर श्योर हो ना? हाँ दीदी, मुझे अपने इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। आपके और जीजू की शादी को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और मैं 1 साल से अवनी को जानता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है और अगर इसका रंग काला है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इससे ज्यादा सुंदर लड़की पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी, क्योंकि इसका दिल सुंदर है, मन साफ है। श्लोक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अवनी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ सौंपने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू श्लोक। इतना कहकर अवनी भावुक हो जाती है। बस बेटी, मत रो। और श्लोक बेटा, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं बहुत गलत थी। ममता और इज्जत, इन दोनों के बीच फंस गई थी मैं। लेकिन आखिर में मुझे अपने ममता का आईना दिखाने के लिए धन्यवाद बेटा। इसका मतलब आपको भी कोई एतराज नहीं है माँ जी? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आज के इस हादसे के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्लोक के सिवा अवनी के लिए कोई बना ही नहीं है। जाओ, बजा दो शादी की शहनाई। श्लोक और अवनी बहुत खुश होते हैं और फिर मेघना की काली ननद अवनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में खुश रहती है।